साथियों नमस्कार। समता मार्च जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज धन्यवाद मेरे आपको। साथ एक खास मेहमान है रघु ठाकुर जी। रघु ठाकुर जी देश के जाने माने समाजवादी हैं। वे ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं जो केवल वाणी से समाजवादी नहीं हैं, बल्कि समाजवादी मूल्यों को जीते हैं। उनके आचरण और कर्म में भी समाजवादी मूल्य और सिद्धांत दिखाई देते हैं और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी आस्था से, अपनी समाजवादी निष्ठा से डिगते नहीं हैं। रघु ठाकुर जी बराबर लिखते भी हैं, लेखन कार्य भी उनका बराबर चलता रहता है, अखबारों में, पत्रिकाओं में। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, जिनमें उनकी सबसे चर्चित किताब है गांधी और अंबेडकर कितने दूर कितने पास। आपसे कई मसलों पे बातचीत की जा सकती है, लेकिन आज अंबेडकर जयंती के मसले पर हम उनसे अंबेडकर संबंधी कुछ चर्चा करेंगे। रघु ठाकुर जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गांधी और अंबेडकर कितने दूर कितने पास में आपने क्या पाया, कितने दूर और कितने पास हैं? क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो गांधी और अंबेडकर को परस्पर विरोधी शख्सियत के रूप में देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? मैंने राजेंद्र जी गांधी और अंबेडकर को काफी गहराई से पढ़ा और मैंने ऐसा महसूस किया कि गांधी और अंबेडकर में जितनी दूरियां बताई जाती हैं उतनी दूरियां नहीं है। कुछ सवालों पर देखने के दृष्टिकोण में या अपनी अपनी पृष्ठभूमि के कुछ फर्क हो सकते हैं, परंतु लक्ष्य दोनों के एक ही थे कि दोनों इस समाज के जो वंचित तबके थे, जो उस समय के अछूत थे, जिनको दलित कहते थे वो लोग थे, या आज जो अनुसूचित जनजाति या जाति कहा जाता है वो लोग थे, उनके लिए बराबरी के स्तर पर लाना, इस भेदभाव को मिटाना और एक प्रकार के समाज में सभी को समानता की स्थिति पे लाना, जन्मना विषमता को समाप्त करना। तो मैं समझता हूं कि दोनों के जो लक्ष्य थे वो एक थे। भाषा का फर्क हो सकता है, कभी कभी दृष्टिकोण का फर्क हो सकता है, वो लक्ष्य का फर्क भी होता है। महात्मा गांधी के सामने एक बड़ा लक्ष्य था कि उनको हिंदुस्तान को आजाद भी कराना था। इस आजादी में उन्हें देश के सभी लोगों को साथ लेना था, सभी वर्गों को साथ लेना था, सभी धर्मों और सभी जाति समूहों को साथ लेना था। इसलिए गांधी की जो भाषा थी वो भाषा थोड़ी भिन्न प्रकार की थी और होना भी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो भाषा थी उसमें उनकी अपने थी, उनके समूह की जो ऐतिहासिक पीड़ाएं थी उन एक प्रकार का मानवीय भाव था और इसलिए उनके बारे में कोई निर्णय करने के लिए उनके शब्दों को तोलने के बजाय कुल मिला के सारे घटनाक्रम को एक साथ देखना होगा और एक साथ देख करके आगे ले जाना होगा। आपको आवाज आ रही है अर्जुन जी? आ रही है जी, तो आप प्रश्न करते जाएंगे कि मैं बोलता जाऊं? जी। आपने तो मैं पाया कि दोनों बहुत नजदीक हैं और उनके बीच में अगर कभी कभी कोई फर्क आया है तो फर्क उनके लक्ष्य को लेकर के है। गांधी के सामने एक बड़ा व्यापक लक्ष्य था कि उनको देश को आजाद करना है और बाबा साहब के सामने एक लक्ष्य था कि देश की आजादी के पहले ये जो वंचित तबके हैं, ये जो अछूत जिनको कहा जाता है, इनके लिए भी अधिकार पहले मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम आजादी के बाद से फिर उसी प्रकार के समाज में पहुंच जाएं जो समाज हमारे देश में कई हजार साल पहले से बन गया था, जो जातिवादी समाज था, विषमता का समाज था, जन्मना विषमता का समाज था। तो इसलिए एक का लक्ष्य तात्कालिक था या कुछ समय का था, दूसरे का लक्ष्य दीर्घकालिक था और व्यापक था।
तो कुल मिला के दोनों के मन की जो पीड़ा है, वो पीड़ा मुझे लगता है कि दोनों के मन की पीड़ा समान थी, और दोनों के मन में इच्छा थी कि इन वर्गों के लिए बराबरी का अधिकार मिले। जी जी जी, एक मसला पूना पैक्ट को लेकर के बार बार उठाया जाता है और उसका हवाला देते हुए गांधी और अंबेडकर के बीच दूरी या दो अलग अलग दिशा की बात कही जाती है, और ये कहा जाता है कि पूना पैक्ट लागू नहीं हुआ, इससे दलितों को बड़ा नुकसान हुआ और इसके गांधी जी जिम्मेदार थे। इस मसले को आप कैसे देखते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब कोई पैक्ट हुआ तो पैक्ट कुल मिला के इस बात का प्रमाण है कि अंततः दोनों लोग किसी भी प्रकार से सही एक राय पर आए, एक राय बनी। दूसरा, जो पूना पैक्ट हुआ या गांधी जी के पहले जो प्रत्यक्ष मताधिकार का सवाल आया था, उसके विरुद्ध में थे। लेकिन एक बड़ा फर्क ये है कि गांधी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मताधिकार के पक्ष में थे। वो केवल इतना चाहते थे कि भाई ये प्रत्यक्ष मताधिकार के नाम पर एक ऐसी मानसिक भावना पैदा ना की जाए कि तो वो कल कभी ब्रिटिशर्स लोग, अंग्रेज लोग उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए दुरुपयोग कर सके। और इसको लेके हमको थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि भी देखना पड़ी। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे और बाबा साहब भी गए थे वहां पर, तो वहां भी अम्बेडकर साहब ने अपनी बात को उठाया था, रखा था। हालांकि उसमें उस समय केवल उन्होंने आज की अनुसूचित जातियों की चर्चा या उस समय के जो दलित थे, अछूत थे, उनकी चर्चा की थी, उनके लिए वोट राइट की बात की थी, पृथक मतदान की बात की थी। उसमें उन्होंने उस समय पर आदिवासियों के मताधिकार की चर्चा नहीं की। उस समय वो आदिवासियों के मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने वहां पर पुरजोर तरीके से इस बात को रखा था कि जो अछूत जातियां हैं, इन जातियों के लिए पृथक मताधिकार मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि देश के जो सिख हैं, मुसलमान हैं, इनके लिए 19वीं सदी के आरंभ से पृथक मताधिकार दिया गया है। गांधी जी इस समाज को, इस देश के समाज को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। गांधी जी ने वहां भी कहा था कि भाई ये मसला हमारे भीतर का है, हम इसको हल करेंगे और इनके लिए जो किया जाना चाहिए वो हम करेंगे, परंतु पृथक मताधिकार के माध्यम से ये हल नहीं हो पाएगा। और इसलिए कि गांधी जी ने कहा कि अगर पृथक मताधिकार देने की बात की जाएगी तो इससे गांव-गांव में बड़े फसाद होंगे, तो बढ़ेंगे। गांधी जी तो एक भी कहा कि हमारे जो गांव हैं, ये गांव आज जातिवाद के, हिंदू कट्टरवाद के द्वीप जैसे बने हुए हैं, और अगर वहां पर इस बात की चर्चा होगी तो कल गांव-गांव में झगड़े होंगे, गांव-गांव में परेशानियां होंगी, और दलित तबका जो है वो उतना संगठित नहीं है कि वो उन घटनाओं का या बातों का सामना करके मुकाबला कर सके। ये प्रति उस समय की गांधी ने रखी। और मुस्लिम समाज को जो पहले, उसके पहले जो पृथक मताधिकार दिया गया था या सिख समाज को दिया गया था, तो चूंकि गांधी जी को एक बड़ा संघर्ष करना था, आजादी का संघर्ष, वो अगर पुराने इन विवादों में जाते तो उस समय इससे आजादी के आंदोलन में एक प्रकार की फूट पड़ती है, लाइन खिंच जाती। इसलिए उन्होंने पुराने सवालों को नहीं छेड़ा। दूसरी बात, उन्होंने एक भी कही, तर्क दिया था कि जहां पर मुस्लिम भाई रहते हैं, जहां पर सिख भाई रहते हैं, ये इकट्ठे हैं, इनकी जो परिस्थिति है अलग प्रकार की है, तो वहां उस प्रकार का जुल्म करना, दमन करना, जैसा दलितों के साथ गांव में होता है, क्योंकि ये फैला हुआ समाज है, वो वहां संभव नहीं है। तो इसलिए गांधी जी ये मानते थे कि इनको अधिकार मिलना चाहिए, परंतु इनको अधिकार मिलने के पीछे दो चीजें उन्होंने कही थी। नंबर एक तो ये कि पृथक मताधिकार की आवश्यकता नहीं है, और नंबर दो, वो इस बात को भांप रहे थे कि अंग्रेजों लोग इसके पीछे क्या करना चाहते हैं। अब मान लीजिए, थोड़ी देर को हम लोग चर्चा करते हैं, मान लीजिए थोड़ी के लिए कि अगर कभी पृथक मताधिकार की बात होती और उसके बाद जो गांव में दंगे फसाद होते, तो वही अंग्रेज लोग फिर सारी दुनिया में बताते कि भाई हिंदुस्तान को आजादी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां तो ये दंगे हो रहे हैं, वहां तो ये फसाद हो रहे हैं, जातीय संघर्ष हो रहे हैं, दलित के लोगों को या अनुसूचित जाति के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये जो प्रचार होता है, उससे गांधी के आजादी के आंदोलन को लेके एक प्रकार की समस्या खड़ी होती है। तो गांधी जी ने वहां कहा था कि भाई ये हमारा मसला है, हम इसको हल कर लेंगे। और जब पूना पैक्ट के बारे में निर्णय हुआ, तो उस निर्णय के समय की जो खुद स्थिति आप देखिए कि
बाबा साहब को ये अनुमान था कि उनको बहुत मुश्किल से 49 से लेके 70 के बीच की कोई सीटें मिल पाएंगी। अंग्रेजों ने प्रस्ताव किया था 74 सीट का, और ये गांधी का काम था कि गांधी ने उस 74 की संख्या को बढ़ा के 149 पे ला दिया। खुद बाबा साहब ने ये कहा कि पूना पैक्ट में जो हमें मिला है उसकी हमें कभी कल्पना नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही रुख गांधी ने हमको पहले बताया होता तो शायद स्थिति कोई भिन्न होती। पैक्ट होने के बाद में भी बाबा साहब ने कई सभाओं में जाके कहा, भाषण देके कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि पूना पैक्ट से कुछ मिला नहीं है वो गलत कहते हैं। पूना पैक्ट से बहुत कुछ हासिल हुआ है, और तंत्र में, प्रशासन के तंत्र में, सत्ता के तंत्र में जाने की, भागीदारी करने का जो अवसर की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत उस पूना पैक्ट से हुई है। तो जो लोग पूना पैक्ट की आलोचना के नाम पर फिर गांधी की आलोचना करते हैं या बाबा साहब का नाम लेके गांधी की आलोचना करते हैं, दरअसल उनकी अपनी जो दृष्टि है वो दृष्टि निजी हितों की है और निजी स्वार्थ की है। आज पूना पैक्ट हुए मोटा मोटी तौर पर 90 साल होने को आ गए। अब 90 साल के बाद आप उस पूना पैक्ट के परिणाम क्या निकले तो देखिए कि आज हिंदुस्तान की सरकार की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में आबादी की तुलना में एक अच्छा खासा हिस्सा, पूरा तो नहीं मिल पाया है, और अच्छा खासा हिस्सा वहाँ हमारे दलित भाइयों का, एससी के लोगों का या कुछ एसटी के लोगों का पहुंचा है। ये 90 साल के बाद की स्थिति आज ये है कि आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और पहुंच करके वहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। एक संदेह बाबा साहब के मन में था कि अगर ये मिलीजुली चुनाव की प्रक्रिया होगी तो इसमें जो दलित लोग जाएंगे वो सवर्णों के तुलना में कमजोर होंगे और वो उनके खिलौने बन जाएंगे। अब सवाल ये इस बात का है कि जब अपन जनतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में मतदाता के लिए खुद भी अपने मसले को तैयार होना होगा। उसका विश्वास कहाँ है, उसका विश्वास किसमें है और कैसे बने, ये प्रयास जो है, ये प्रयास है लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि उस समय के जो अनुसूचित जाति के लोग थे वो इतने कमजोर थे कि वो फिर अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई सोचना था, तो मेरे ख्याल से ये सोचना सही नहीं था। बल्कि अच्छा होता कि किसी प्रकार से उस पूरा पैक्ट के बाद में गांधी और अम्बेडकर का कोई संयुक्त अभियान चला होता तो मेरे ख्याल से, और वो आजादी के आंदोलन के साथ भी जुड़ जाता, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में होता, एक बहुत बड़ी भूमिका भी उसमें बाबा साहब की होती, और शायद देश में जो परिवर्तन आज हम लोग चाहते हैं उस परिवर्तन की बुनियाद तभी की जा सकती है। दूसरे पूना पैक्ट की जो लोग आलोचना करते हैं वो आलोचना करने वाले वो लोग हैं जिनके अपने मस्तिष्क में जाति घृणा बनी हुई है या जो जाति शिष्ट चाहते हैं। अभी 5000 साल पहले, 4000 साल पहले जो हमारे मुल्क में जाति व्यवस्था थी उसमें एक ब्राह्मणवाद था। हम ब्राह्मणवाद को जाति से नहीं तोड़ रहे हैं। हमारा कहने मतलब ये है कि जन्मना छोटे बड़े का भेद, जन्मना छोटे बड़ा मानना, पैदाइशी तौर पर कोई आदमी के लिए किसी काम से बांध देना, ये प्रक्रिया उस समय हमारे पुराने समाज व्यवस्था में रही है। अब जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में एक नव ब्राह्मणवाद पैदा हो रहा है और अब जातियां अपने आप को ब्राह्मण जैसे स्थान पर या शीर्ष स्थान पर रखना चाहती हैं और दूसरों को नीचे रखना चाहती हैं। तो ये जो भाव है कि हम तो श्रेष्ठ बने और दूसरा नीचे रहे, ये भाव भी ब्राह्मणवादी है। तो आज जो विवाद है, आज जो मतभेद है वो है पुराने ब्राह्मणवाद में और नव ब्राह्मणवाद में। अब इस संबंध में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमको थोड़े के सवालों को और गहराई से और बारीकी से जाके देखना पड़ेगा कि वास्तव में स्थिति क्या हो सकती है या क्या थी। अब जो मित्र लोग आज आलोचना कर रहे हैं, उसकी जो पहल करते हैं, उनके दृष्टिकोण या उनके सोच में क्या है। आज जो लोग बड़े पदों पर पहुंचे हैं, आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं और बड़े पदों पर पहुंचे हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये लोग जो पहुंचे हैं ये जरा बताएं कि इनने समाज के या अपने समाज के सही कितने लोगों को अवसर दिया है, कितने लोगों को भागीदारी का मौका दिया है, कितने लोगों को इनने संघर्ष के लिए या बोलने के लिए तैयार किया है। तो आप उस पुरानी बात के नाम पर एक प्रकार की फैलाने काम, एक प्रकार के जो आक्रोश फैलाने काम कर रहे हैं,
इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, इससे कोई समाज का भला होने वाला नहीं है, इससे अनुसूचित जाति के लोगों का भी कोई भला होने वाला नहीं। अब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए चाहिए कि वो इस भारतीय लोकतंत्र में 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों की आवाज बनने का प्रयास करें। अगर वो घृणा को छोड़ करके इन बातों को लेकर आगे चलेंगे, गांधी और अंबेडकर के बीच में दूरी खोजने के बजाय, जान करके दूरी बनाने के बजाय अगर उनको साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के कोई एक प्रकार का बड़ा बदलाव समाज में या व्यवस्था में हो सकता है, वरना कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। और पूना पैक्ट से बाबा साहब ने भी माना है कि पूना पैक्ट से बदलाव हुआ है, पूना पैक्ट से रास्ते खुले हैं। बाबा साहब के उस पूना पैक्ट के बाद में जो 2-3 बयान हैं, जो 2-3 भाषण हैं, वो बहुत उल्लेखनीय है। बाबा साहब ने कहा है, साफ साफ कहा है कि महात्मा गांधी ने अगर ये तरीका अख्तियार नहीं किया होता तो शायद ये हो नहीं पाता, जो हो गया। यानी उन्होंने भी गांधी को अप्रिशिएट किया है। और ये बात जरूर है कि कभी कभी उनके शब्दों में कुछ आक्रोश कटुता होती थी, उसकी बजाय मैं मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो एक नेता के साथ साथ में वो एक टेररिस्ट भी थे। तो वो कभी कभी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिद्धांत था उस पर भी चलते थे कि और ज्यादा मांगो तब और कुछ मिलेगा। तो ये उनकी जो भाषा है, ये भाषा उनके पार्टी की रणनीति थी, वो मन की भाषा नहीं थी। और उसके बहुत सारे प्रमाण बाद में मिलते हैं कि जब उनके मन के भीतर से गांधी के प्रति सम्मान पैदा होता है। अब देखिए, जब पानी को लेकर सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह में जो बैनर लगा था, उस बैनर पर खुद बाबा साहब ने कह के महात्मा गांधी का फोटो लगाया और उन्होंने बयान दिया कि आज अगर महात्मा गांधी का समर्थन हमको मिला है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को लोगों को बदलना होगा और ये जाति घृणा को छोड़ना होगा, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति को छोड़ना होगा। क्योंकि हम जो समझते हैं कि पूना पैक्ट से लाभ हुआ है, आज पूना पैक्ट के माध्यम से ही लोग संसद में पहुंचे हैं। अब अगर आजादी के 70 साल के बाद, वोट देते रहने के बाद भी लोग अपने आप में पैरों पे खड़े होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? ये गलती तो ना कोई गांधी की नहीं है, ये गलती कोई बाबा साहब अम्बेडकर की तो नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर तो बाद में खुद उन बुद्धिजीवी मित्रों से क्षुब्ध होने लगे थे जो आज गांधी अम्बेडकर का नाम लेके, बाबा साहब का नाम के गांधी को गाली देते। बाबा साहब ने लिखा कि मुझे शिकायत अपनों से है, ये उनके शब्द थे। तो अपनों से शिकायत का मतलब यही था कि जिन लोगों के लिए वो कर रहे हैं, जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, वो लोग अपने स्वार्थ की सीमा से आगे नहीं जा रहे, उसके आगे सोचने काम नहीं कर रहे हैं। वो उन जमातों को लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको संगठित और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई अवसर मिला है तो उस अवसर का इस्तेमाल आपको भी अपने उस समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। वो क्या रहा है कि आज जो लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, वो लोग खुद ही एक प्रकार के जिसको कहना चाहिए कि कास्ट कन्वर्सन या क्लास कन्वर्सन में लग गए हैं। अब वो छिपाते हैं कि भाई हम इस बिरादरी के हैं या हमारे से कोई संबंध है। और जो आज बातें उठाई जा रही हैं, वो बातें क्या व्यापकता की हैं। जैसे अभी एक चर्चा चली थी बीच में, हम लोगों ने भी जब मंडल कमीशन आया तो उसमें प्रयास किया था, हालांकि वो सफल उस समय पे नहीं हो पाया, कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, इस आरक्षण की व्यवस्था को 1 या 2 पीढ़ी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। माने आरक्षण को समाप्त नहीं करना चाहिए, इस वर्तमान व्यवस्था को एक ही परिवार को लगातार आरक्षण मिलता जाए। तो अब इसका विरोध कौन कर रहा है? इसका विरोध जो कर रहे हैं वो हमारे वही बड़े लोग हैं, उन तबकों के लोग हैं कि जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान। अब हमको बताइए कि आप एक बार किसी प्रकार से आरक्षण के प्रयास से आपकी योग्यता का सिद्ध करके आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए। अब उसके बाद क्या आपको अपने दूसरे भाइयों के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहिए? उनके लिए नहीं देना चाहिए? और अगर आरक्षण आप अपने परिवार को ही लगा के रखेंगे प्रकार से आप, क्योंकि आपके पास साधन हो गए, आपके पास शिक्षा हो गई, आपके पास अंग्रेजी का माध्यम हो गया, आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो फिर एक प्रकार का फिर ये भी तो एक जाति और परिवार का तंत्र खड़ा हो जाएगा। तो अब बेहतर ये हो कि उन पुरानी बातों का जो एसेंस है, उसका जो सार है, उसको ग्रहण करके और विवादों को कम करें, विवादों को ना करें, ये घृणा की बात ना करें। देखिए, इस लोकतंत्र में कोई भी
अनुसूचित जाति का व्यक्ति कल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, रास्ता तो खुले हुए, परंतु उसको घृणा छोड़ना होगा। घृणा के आधार पर कोई व्यक्ति कभी एक व्यापक का वो नहीं कर सकता। और हम लोग ने दुनिया में उदाहरण देखे हैं। दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला जेल से छूटने के बाद तो आए और फिर चुन के भी आ गए। उन्होंने सबसे पहले वहां कानून बनाया, उन्होंने खुद नियम बनाया कि भाई अंग्रेजों के साथ जो लोग बच्चे हैं यहाँ पर, इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वहां पर किसी भी अंग्रेज के साथ में कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई घृणा की बात नहीं हुई। किसी अफ्रीकी भाई ने दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए गाली गलौज नहीं किया, उनके यहाँ लूटपाट नहीं की। तो ये जो सोच है व्यापक रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस देश में कोई वास्तव में बदलाव लाना है तो गांधी और अंबेडकर को जो मानने वाले लोग हैं सही अर्थों में, उनको अब एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए। एकजुट होने का प्रयास इसलिए करना चाहिए कि बाबा साहब चाहते थे समाजवाद, वो कहते हैं कि हम संवैधानिक समाजवाद चाहते हैं। अब आप कितनी विचित्र अंतर्बोध है, आप देखो कि जो लोग बाबा साहब का नाम लेके गांधी को की आलोचना करते हैं, वो किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। बीच में हमने कुछ दलित बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं, उनका एक बयान पढ़ा था दिल्ली के अखबारों में, फिर लेख भी छपा था। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, इसमें 1 लाख दलितों को बुलाएंगे, सूट बूट वालों को बुलाएंगे, टाई वालों को बुलाएंगे, हवाई जहाज से लेके आएंगे और हम दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे। क्या ये समाजवाद है? क्या आप अपनी ही जाति के बीच में अपने बड़े टापू खड़े कर लें, अमीरी के टापू खड़े कर लें या बड़े होने के टापू खड़े कर लें, क्या ये बराबरी समाजवाद है? ये ना बाबा साहब का सपना था, ना ये गांधी का सपना था। और गांधी ने जाति के सवाल को लेके भी जिस प्रकार का क्रांतिकारी रूप लिया और परिवर्तन किया, वो अपने आप में एक अद्भुत चीज है। देखिए, हम तो कहते हैं और लगातार इसको अपने धर कर भी देखा भी है कि कुछ जगह गांधी जी ने बाबा साहब को प्रभावित किया, कुछ जगह बाबा साहब ने भी गांधी जी को प्रभावित किया। जैसे जाति और वर्ण का सवाल है, आरंभ में गांधी जी ये मानते थे, हालांकि वो अछूत के खिलाफ थे, अछूत व्यवस्था के खिलाफ थे, शुरू से खिलाफ थे। और उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा भी है कि उनके घर में एक ऊका नाम का जो दलित काम करता था, तो जब वो उससे मिलते थे तो उनकी माताजी आपत्ति करती और कहती थी इसको छुओ मत। तो गांधी ने कहा कि मैंने कई बार उनका कड़ा प्रतिरोध किया, माँ का कि नहीं ये बात मैं नहीं मानूंगा, और उन्होंने उनकी बात को नहीं मानी। तो उनके मन में ये भाव शुरू से रहा था कि ये अछूत वाली जो व्यवस्था है, छुआछूत की जो व्यवस्था है, इसको खत्म होना चाहिए। और इसमें उनको पर एक दिमाग में था कि ये जो पुरानी व्यवस्था थी, ये व्यवस्था शायद उस समय के लिए ठीक थी, योग्यता के आधार पर थी, पर जब भाई चाहे वर्ण व्यवस्था हो चाहे जाति व्यवस्था हो, ये उस पुरानी कल्पना की व्यवस्था नहीं बची, ये तो जमीन पे ऊपर एक अन्याय और जुल्म की व्यवस्था बन गई। तो उन्हीं गांधी ने फिर कहा, वो कि अगर हिंदू धर्म इसको स्वीकार करके और इसे समाप्त नहीं करता इस व्यवस्था को, तो हिंदू धर्म को खत्म हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। गांधी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरी बात चले तो मैं सारे सवर्ण लड़कियों को सलाह देना चाहूंगा कि वो जो दलित लड़के हैं, जो चरित्रवान लड़के हैं, उनके साथ शादी ब्याह करें। अब देखिए कि गांधी का परिवर्तन कितना भारी है। वो गांधी के प्रभाव का परिवर्तन भी हुआ बाबा साहब पर कि बाबा साहब ने आरंभ के दिनों में या 30-31 के जमाने में और उसके बाद में भी आदिवासियों के लिए मताधिकार का समर्थन नहीं किया था। इसमें एक फर्क है कि गांधी ने कभी भी अनुसूचित जातियों के मताधिकार का विरोध नहीं किया, केवल पृथक मताधिकार पृथक क्षेत्र का विरोध किया। परंतु बाबा साहब की एक जमाने में राय थी कि ये जो ट्राइबल समाज है, जो आदिवासी समाज है, ये संगठित नहीं है, इसलिए इसको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। परंतु जब संविधान के निर्माण का सवाल आया, एक भी शब्द कहीं बाबा साहब ने ट्राइबल के वोट के खिलाफ नहीं बोला। मतलब ये है कि चाहे अनचाहे या कहे या बगैर कहे, उन्होंने गांधी की इस बात को मान लिया कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इनको भी वोटिंग राइट देना चाहिए। वो पंचायती व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, इसलिए कि उनको लगता था कि जो पुरानी ग्रामीण व्यवस्था है, इसमें जाति व्यवस्था रही है, छुआछूत है, भेदभाव है, जुल्म है। परंतु जब संविधान का सवाल आया बना, तो उस संविधान के सभा में पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया और उसको उन्होंने स्वीकार किया, उसको कोई विरोध नहीं किया। तो कहीं कहीं गांधी ने बाबा साहब को प्रभावित किया है। वर्ण और जाति के सवाल पर बाबा साहब ने गांधी के लिए जो तथ्य सामने रखे, उससे गांधी प्रभावित हुए। और इसमें भी कोई छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होती है कि जैसे हमने जब पुस्तक लिखी तो हमें कुछ बच्चों ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है कि भाई गांधी जी के लिए वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में बाबा साहब ने अवगत कराया या उनके विचार दिए, परंतु इसको बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा
कि गांधी जी ने भी बाबा साहब के कई विचार बताए। तो ये जो है इसके पीछे भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं संकीर्ण सोच होता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम गांधी को माने, हम अम्बेडकर को माने, हमें साफ साफ कहना चाहिए कि दुनिया में कोई भी विचार एक अंतिम सत्य नहीं होता है। विचार की प्रक्रिया चलनी चाहिए, बदलाव इंसान को करना चाहिए, और जो इंसान बदलाव नहीं करता है वो जड़ होता है, जो समाज बदलाव नहीं करता वो जड़ हो जाता है। तो जी इसलिए जड़ता को खत्म करना, कट्टरता को खत्म करना, मानसिक संकीर्णता को खत्म करना, और एक व्यापक और खुले मस्तिष्क को बनाना जो आज के समय के अनुकूल हो, ये प्रयास होना चाहिए। जी तो हम समझते हैं कि पूरा पैक से फायदा हुआ है। जी सर, जी एक और सवाल जी है। राजीव जी। आपने अपनी किताब में ये लिखा है, शायद दूसरे अध्याय में ही, कि लोहिया गांधी और अंबेडकर के बीच की कड़ी थी। तो आप लोहिया गांधी और अंबेडकर के बीच की कड़ी क्यों आपको दिखते हैं? और जी लोहिया और अंबेडकर के बीच जो अंतिम संवाद चला था, जो अंतिम दिनों में संवाद चला था, वो किन बातों पे चला था, उसकी क्या परिणति हुई? देखिए, एक तो मैं आपसे कहूँ राजीव भाई, सबसे पहले कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि बाबा साहब अब केवल अपने वर्ग की भूमिका के बजाय एक राष्ट्रीय भूमिका में आए, और इस राष्ट्रीय भूमिका में लाने के लिए गांधी का जो प्रयास है इसको भी देखा जाना चाहिए। जब बाबा साहब को पंजाब में वहाँ की जो संस्था ने उनको बोलने के लिए बुलाया था, जाति जोड़क मंडल ने, और उनका भाषण देने से फिर बाद उनको रोक दिया कि कुछ चीजों को हटाइए, तो गांधी जी ने उनके उस पर्चे को अपने अखबार में छापा और लिखा कि मेरी राय में इसका जो दाम है कि कम करके 4 आने कर देना चाहिए, ताकि देश के ज्यादातर लोग इसको पढ़ सकें। और गांधी ने कहा कि इसको सबको पढ़ना चाहिए। तो गांधी कहीं ना कहीं चाहते थे कि बाबा साहब की जो व्यापकता है बढ़े, और वो राष्ट्रीय पटल के आकर के एक राष्ट्रीय राजनीति बन। ये जो इच्छा गांधी की थी बाबा साहब के बारे में, यही इच्छा बाबा साहब के बारे में डॉक्टर लोहिया की थी। डॉक्टर लोहिया ने भी लिखा कि अपने पत्र के में भी लिखा और पत्र के बाद भी उन्होंने लिखा, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये दुनिया में भारत के प्रतीक बताए जा सकते हैं, जो एक प्रकार से बदलाव के प्रतीक हो सकते हैं। और वो चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर समाजवादी विचारधारा, समाजवादी आंदोलन के साथ आए, क्योंकि बाबा साहब समाजवादी अपने आप को कहते भी थे कि हम समाजवादी हैं, और पब्लिक सेक्टर के पक्ष में भी थे। उन्होंने तो कहा ही था कि हम समाजवाद चाहते हैं। तो ये प्रयास है लोहिया ने शुरू किया था, और जो भूमिका एक जमाने में गांधी ने ली थी कि अंबेडकर साहब को राष्ट्रीय भूमिका में लाया जाए, वो भूमिका डॉक्टर लोहिया ने भी शुरू की थी, प्रयास किया था। उसके लिए लोहिया के बीच में और गांधी के और अंबेडकर साहब के बीच में पत्राचार हुआ था, और लोहिया ने अपने पत्र में उनको लिखा कि अब घृणा छोड़ देना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। और उन्होंने उनसे विचारों के ऊपर संवाद किया। पहले एक पत्र गया, फिर दोबारा पत्र हुई, बातचीत हुई। कुछ जो मित्र लोग थे, बीच के लोग थे, कानपुर के कुछ साथी लोग थे, उन लोगों ने भी उस पर उससे बात की, और अंत में ये फैसला हुआ, बाबा साहब का भी मन बना कि हाँ हमको उस पर लिखना चाहिए। तो बाबा साहब ने उनको चिट्ठी लिखी कि इस तारीख को मैं दिल्ली में हूँ, अगर आप आ सकते हो आ जाइए, हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग है, और मीटिंग के बाद हम कुछ लोगों के साथ बैठेंगे, आपके साथ के काम वाले लोगों को भी अपना सकते हैं, ताकि हम लोग बैठ के सार्थक चर्चा कर सकें और तय कर सकें कि हम लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ये बाबा साहब की चिट्ठी है। उस समय साधारण नहीं थे, लोहिया कहीं बाहर दौरे पर थे, उनको उस तारीख पर संभव नहीं था। उन्होंने को फिर पत्र लिखा, इस तारीख को मुझे आना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप बंबई में हो इस तारीख को, तो हम उस तारीख को हम लोग बंबई मिल सकते हैं। फिर बाबा साहब ने उनको उत्तर दिया कि नहीं, आप अच्छा अगली इस तारीख को दिल्ली आ जाइए, हम लोग यहाँ बैठेंगे, और ये भी लिखा कि अगर आप आ रहे हैं तो मुझे टेलीफोन करा दिए, ताकि मैं कुछ लोगों को, अपनी कमेटी वालों को, लोगों को रोक सकूं, और तब और मिलकर बातचीत हो सके। पर दुर्भाग्य से बाबा साहब की मृत्यु हो गई, और बाबा साहब की मृत्यु होने के कारण से बाबा साहब के और लोहिया की जो एक प्रकार की निर्णायक अंतिम मुलाकात थी, वो मुलाकात नहीं हो पाई। और जो आखिरी पत्र है बाबा साहब के लोहिया के नाम पर, और लोहिया के बाबा साहब के नाम पर, ये इस बात का संकेत है कि करीब करीब दोनों पक्षों का या दोनों लोगों का मन बन चुका था कि अब आने वाले समय को साथ में काम करना है, और साथ में काम करके हमको एक बड़ी क्रांति के लिए काम करना है। काश अगर ये मिल पाए होते, और लोहिया का ये प्रयास सफल हुआ होता, काश बाबा साहब की मृत्यु नहीं होती, तो हो सकता है कि इस देश में
सामाजिक और आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत पीछे जा रही है, शायद हो सकता है कि तभी इसकी शुरुआत कभी होती और एक बहुत बड़ा बदलाव देश में हो सकता था। तो लोहिया गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पुल का काम करते हैं, जो बाबा साहब को गांधी के नजदीक लाते हैं और गांधी को बाबा साहब को भी एक भिन्न अर्थ प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो लोहिया का एक बहुत प्रयास था और इस मामले में लोहिया की जो भूमिका थी वो कहना चाहिए कि एक बड़े युग परिवर्तनकारी काम की बुनियाद बन सकती थी अगर काश बाबा साहब मृत्यु नहीं। जी सर, शुक्रिया। जी आपने समता मार्ग के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों और श्रोताओं का भी शुक्रिया। थैंक यू।